हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू पिटीशन पर चर्चा करेंगे, जिसे हम हिंदी में पुनर्विलोकन याचिका या समीक्षा याचिका के नाम से जानते हैं। वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने केस लॉज हैं वो भी सारे डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट केसेस मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम के लिहाज से वो केसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका, या जिसे हम पुनर्विलोकन याचिका भी कहते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश का न्याय का सबसे बड़ा न्यायालय है। यानी हमारे देश में सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और इसके जो जजमेंट्स होते हैं वो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन सब पर मान्य होते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय की समीक्षा कर सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल जजमेंट दिया है, क्या वो उसका रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है? अब हम इसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को दोबारा सुनवाई कर सकता है, उसकी रिव्यू कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। जो पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं होते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की दोबारा समीक्षा करने के लिए एक रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, जिसे हम हिंदी में पुनर्विलोकन याचिका या समीक्षा याचिका कहते हैं। इस याचिका के माध्यम से न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने के लिए कोर्ट में अपील की जाती है। एक तरीके से कोर्ट से अनुरोध किया जाता है कि जो भी कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। तो समीक्षा याचिका क्या होती है? देखिए, साधारण शब्दों में समीक्षा याचिका न्यायालय में दायर की जाने वाली ऐसी याचिका होती है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए जजमेंट में बदलाव या दोबारा से विचार करने के लिए आवेदन कोर्ट में हम करते हैं। इस याचिका के माध्यम से न्यायालय ये देखता है कि कहीं निर्णय में कोई गलती तो नहीं हुई है। तो एक तरीके से जब जजमेंट में कोई गलती अगर हो जाए, या आप मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जिसमें कोई खास चीज़ छूट गई है, तो उसमें फिर से उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए ही हम कोर्ट में समीक्षा याचिका या रिव्यू पिटीशन डालते हैं। कहाँ दायर की जाती है ये? तो ऐसी याचिका सिविल और दांडिक, देखिए दोनों मामलों में आप दायर कर सकते हैं। ठीक, चाहे वो सिविल मामला हो या फिर दांडिक मामला हो, है ना, क्रिमिनल केस हो। और याचिका उसी न्यायालय में दायर की जाती है जिस न्यायालय ने मामले में निर्णय दिया है। यानी जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी कोर्ट में आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं। अब जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में रिव्यू पिटीशन से संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, या आर्टिकल 145 में जो रूल्स दिए गए हैं उन नियमों के अधीन रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने ही द्वारा दिए गए किसी जजमेंट का किसी ऑर्डर में बदलाव कर सकता है। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 137 है उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर कोई विधि बनाती है तो उस लॉ के अधीन, या आर्टिकल 145 में जो रूल्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर वगैरह से, उन नियमों के अधीन रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने जजमेंट का या अपने ऑर्डर में बदलाव कर सकता है। यानी एक तरीके से ये आर्टिकल हमें रिव्यू पिटीशन के बारे में बताता है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी आपको इस आर्टिकल के बारे में, कि पहले भी इस आर्टिकल से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्री का जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक बार आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो रिव्यू पिटीशन से संबंधित है, या जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट या ऑर्डर में बदलाव कर सकता है। तो वो है आर्टिकल आपका 137। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें ये बात बताता है। इसके बाद अब हम याचिका से संबंधित कुछ रूल्स देखेंगे, है ना। हर चीज़ के देखिए रूल्स होते हैं, तो इसलिए ये जो पिटीशन है इसको दायर करने से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमें जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले ऐसी याचिका जजमेंट या ऑर्डर की तारीख से 30 दिन के अंदर ही दायर की जानी चाहिए। यानी कि जिस जजमेंट के खिलाफ या जिस ऑर्डर के खिलाफ ये याचिका दायर की जा रही है वो उस जजमेंट या ऑर्डर की डेट से, जब वो जजमेंट आया या ऑर्डर आया उसकी डेट से 30 दिन के अंदर हमें दायर की जानी है। नेक्स्ट है, ऐसी याचिका उन्हीं जजों की बेंच के द्वारा सुनी जाएगी जिन्होंने जजमेंट दिया है। जिन्होंने जजमेंट दिया था उन्हीं जजेस की बेंच को उस याचिका के बारे में भी सुनवाई करनी होगी। ऐसी याचिका कोर्ट के विवेक अधिकार के अंतर्गत आती है। यानी कि
इसका मतलब क्या हुआ कि इस याचिका को कोर्ट चाहे तो अस्वीकार भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन है, वो इसे स्वीकार ही करेगा, इसको एक्सेप्ट ही करेगा, तो इसको मना भी कर सकता है कोर्ट, अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये कोर्ट के विवेक के ऊपर छोड़ा गया है। अब हम इस याचिका से संबंधित कुछ आधार जान लेते हैं। तो रिव्यू पिटिशन या समीक्षा याचिका दायर करने के कुछ आधार हैं, जैसे कि मान लीजिए दिए गए जजमेंट में कोई नया यानी कि न्यू और कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस का पता चलता है, बाद में उसकी खोज हुई है और जजमेंट के बाद सुनवाई में उसे उस समय शामिल नहीं किया गया था जब सुनवाई हुई थी। तो बाद में अगर कोई नया या कोई इम्पोर्टेंट कोई भी एविडेंस मिलता है, उसके कारण जजमेंट में कुछ बदलाव हो सकता है, तो इस एविडेंस के बेसिस पर हम रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। दूसरा है पहले वाली सुनवाई में डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होना, यानी कि जब पहली सुनवाई हुई थी तो डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी त्रुटि थी जो देखने से मतलब क्लियर हो रही थी। और तीसरा पॉइंट है कोई ऐसा रीज़न जिस पर जब कोर्ट ने पहले वाली सुनवाई की थी तो उसको पहले नहीं बताया गया हो। एक इम्पॉर्टेंट मामले में जस्टिस कृष्णैयर जी ने कहा था कि जो रिव्यू पिटीशन है वो तभी मंजूर की जाएगी जब जजमेंट में कोई भयावह चूक हो जाए या अस्पष्टता हो, यानी कि जजमेंट देते समय कोर्ट से कोई बहुत बड़ी चूक हो गई हो या उसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो पा रही हो। ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, जब आप डालते हो तो कोर्ट क्या करता है, उसमें कुछ फैक्ट की जांच करता है, उसके फैक्ट देखता है मामले के, और जो तथ्य जो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट को सही लगते हैं उन पर वो दोबारा सुनवाई करता है। और मान लीजिए कोई फैक्ट उसे सही नहीं लगते तो फिर कोर्ट क्या करता है, आपकी उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये कोर्ट के विवेक के अधीन है ना, कोर्ट चाहे तो इसको अस्वीकार भी कर सकता है। तो वही बात सेम जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि विवेक के अधीन है, कोर्ट इसे अस्वीकार भी कर सकता है। अब रिव्यू पिटीशन खारिज हो अगर आपकी हो जाती है तो आपके पास अब क्या रेमेडी बचती है, क्या उपचार बचता है। तो देखिए मान लीजिए अगर कोई पक्षकार रिव्यू पिटीशन में कोर्ट के द्वारा सुनवाई करने के बाद भी असफल हो जाता है तो उसके बाद एक अंतिम उपचार बचता है। आपके पास एक सबसे लास्ट जो रेमेडी बचती है वो है आपका उपचारात्मक याचिका, जिसे क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से जाना जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन पे मैंने अपना अलग से पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और वो भी इम्पॉर्टेंट केस मैंने उस वीडियो में ऐड किया हुआ है, जिससे क्यूरेटिव पिटीशन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार दिया गया था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, कौन सा वो पहला केस था जिससे क्यूरेटिव पिटीशन को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन आपके पास फाइनल उपचार बचता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में। हालांकि इसके बाद जो मामला है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। अगर आपकी क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो गई तो आपका मामला चले जाएगा फिर प्रेसिडेंट के हाथ में, जिसमें वो अपनी आर्टिकल 72 में अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसे क्षमादान कर सकते हैं। ऐसे मामले में जब हम याचिका दायर करते हैं तो वो याचिका मानी जाती है आपकी मर्सी पिटीशन, यानी कि जो याचिका हम डालते हैं वो मानी जाएगी आपकी मर्सी पिटीशन, और हिंदी में बोलते हैं उसे दया याचिका। तो क्यूरेटिव पिटीशन के बाद नंबर आता है मर्सी पिटीशन का। लेकिन इसे अंतिम उपचार क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए अंतिम उपचार कहा जाता है क्योंकि इसके बाद कोर्ट में ये याचिका सबसे आखिरी याचिका होती है डाली जाने वाली। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया मामला चला जाता है प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ये सबसे अंतिम उपचार होता है कोर्ट से लेने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन। और इस याचिका का पहली बार प्रावधान किया गया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के मामले में। अब हम रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड केसेस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। देखिए केस का नाम है उत्तरी भारत कैटर्स बनाम दिल्ली का उपराज्यपाल, 1979 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की केवल नए फैसले के उद्देश्य से ही समीक्षा कराने का हकदार नहीं है। यानी कि ये मान लीजिए कोई पार्टी है और वो ये चाह रही है कि कोर्ट उस फैसले को बदल के कोई नया फैसला दे, जबकि कोई ऐसा बड़ा ठोस आधार भी नहीं है, तो फिर वो इस बारे में समीक्षा नहीं कराएगा, इस मामले में समीक्षा नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो फाइनल होता है और उस जजमेंट की समीक्षा तभी की जाती है जब ठोस परिस्थितियां हो। यदि निर्णय में कोई स्पष्ट गलती हमें दिखाई दे रही है और न्यायालय अपना फैसला फिर क्या करेगा, फिर से खोल सकता है और प्रभावी न्याय करने के लिए जब आदेश करना ज़रूरी हो। तो जब कोर्ट को लगता है कि नहीं जस्टिस नहीं हुआ है सही से या ठोस परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें करना ही करना है उस फैसले को चेंज, तभी रिव्यू पिटीशन का प्रावधान मान्य होगा। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2018 का ही, ये तो थोड़ा रिसेंट केस है।
इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका पर सुनवाई की और उसे स्वीकार कर लिया। तो ये रिव्यू पिटीशन से ही रिलेटेड केस था। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है राजेश शर्मा बनाम भारत संघ। ये 2017 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच बनाई गई और उन्होंने फिर से इस मामले में अपने फैसले पर विचार किया और न्यायालय के द्वारा 2017 में जो फैसला किया गया था उसी फैसले पर फिर से विचार किया, यानी कि एक तरीके से ये केस भी आपका रिव्यू पिटीशन से संबंधित है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस 2G स्पेक्ट्रम का मामला। ठीक, इस मामले में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की थी। किसने की थी? भारत सरकार ने। सरकार ने क्या किया था कि पहले आओ पहले पाओ की एक नीति थी, एक पॉलिसी थी और उसी के खिलाफ इस फैसले पर सवाल उठाया था कोर्ट के, और कोर्ट ने इस मामले में भी याचिका को जो थी वो सुनवाई की थी, उसको स्वीकार कर लिया था। तो एक तरीके से जितने भी मैंने आपको यहाँ पे सारे मामले बताए हैं ये सब रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड थे और सारे ही मामलों में कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को जो है वो स्वीकार कर लिया था। और ऊपर जितने भी मतलब ये चारों केसेस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हम अपने जितने भी मेजर एक्ट हैं उन सब की सीरीज़ लेकर आएंगे विद केस लॉज। आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं।